-50 डिग्री सेल्सियस ऐसा तापमान जहां कारों के इंजन स्टार्ट होना बंद कर देते हैं, बैटरियां जवाब दे देती हैं और कुछ ही मिनटों में इंसान की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इसी तापमान में रूस की विशाल ट्रेनें हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हैं। वे बर्फीले तूफानों को चीरते हुए उन इलाकों तक पहुंचती हैं जहां सड़कें तक मौजूद नहीं हैं। सवाल यह है कि जब इतनी ठंड में सामान्य मशीनें काम करना बंद कर देती हैं, तो रूस की ट्रेनें आखिर चलती कैसे रहती हैं? और साइबेरिया की इस जानलेवा सर्दी से लड़ने के लिए उनमें ऐसा क्या खास है? साइबेरिया कोई छोटा क्षेत्र नहीं है। यह लगभग 13 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कई देशों से भी बड़ा है। यहाँ सर्दियों के दौरान तापमान अक्सर -30 से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह -60 डिग्री तक भी रिकॉर्ड किया गया है। रूस के याकुतिया क्षेत्र में स्थित ओमियाकोन को दुनिया का सबसे ठंडा परमानेंटली इनहैबिटेड सेटलमेंट माना जाता है। ऐसी परिस्थितियों में सामान्य वाहन अक्सर काम करना बंद कर देते हैं, कारों के इंजन जम जाते हैं, बैटरियां जवाब दे देती हैं और मशीनों का लुब्रिकेंट गाढ़ा होकर उनकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। लेकिन ट्रेनें फिर भी चलती रहती हैं, क्योंकि रूस के लिए रेलवे सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि राष्ट्रीय जीवन रेखा है। साइबेरिया की रेलवे का महत्व समझने के लिए ट्रांस साइबेरियन रेलवे को समझना जरूरी है। लगभग 9,289 किलोमीटर लंबी ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी कॉन्टिन्यूअस रेलवे लाइन मानी जाती है। यह मॉस्को को रूस के सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है। इस रूट पर यात्रा करने में लगभग 1 सप्ताह लग सकता है। रास्ते में ट्रेनें घने जंगलों, बर्फ से ढकी घाटियों, विशाल नदियों और ऐसे इलाकों से गुजरती हैं जहां सैकड़ों किलोमीटर तक कोई बड़ा शहर नहीं मिलता। कई जगह रेलवे ही लोगों के लिए बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र साधन है। लेकिन असली चुनौती सिर्फ दूरी नहीं बल्कि जमीन खुद है। साइबेरिया के बड़े हिस्से पर परमाफ्रॉस्ट मौजूद है। परमाफ्रॉस्ट वह मिट्टी होती है जो लगातार वर्षों तक जमी रहती है। गर्मियों में इसकी ऊपरी परत थोड़ी पिघल सकती है, लेकिन नीचे की परत जमी रहती है। रेलवे इंजीनियर्स के लिए यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर जमीन असमान रूप से पिघले तो ट्रैक मुड़ सकते हैं या धंस सकते हैं। इसलिए कई इलाकों में रेलवे लाइन बनाने से पहले विशेष भूवैज्ञानिक अध्ययन किए जाते हैं। कुछ जगहों पर ट्रैक को ऊंचे रेज्ड रेलवे बेड्स पर बनाया जाता है, ताकि जमीन की गर्मी और ट्रेनों से निकलने वाली गर्मी परमाफ्रॉस्ट को प्रभावित ना करे। सर्दियों में दूसरी बड़ी चुनौती स्टील की होती है। बहुत कम तापमान पर धातुएं ज्यादा ब्रिटल यानी टूटने योग्य हो सकती हैं। इसका मतलब है कि उन पर अचानक दबाव पड़ने पर टूटने का खतरा बढ़ जाता है। रेलवे ट्रैक, पहिए और कई महत्वपूर्ण हिस्से स्टील से बने होते हैं। इसलिए रूस विशेष ग्रेड के स्टील और मेटल एलॉयज का उपयोग करता है, जो अत्यधिक ठंड में भी अपनी मजबूती बनाए रख सकें। और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जैसी तकनीकों से छोटे छोटे क्रैक भी खोजे जाते हैं, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना से पहले उन्हें ठीक किया जा सके। ट्रेन के इंजन को भी सामान्य परिस्थितियों की तुलना में अलग तरीके से डिजाइन और संचालित करना पड़ता है। डीजल इंजन अत्यधिक ठंड में स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डीजल फ्यूल जैल होने लगता है और बैटरीज की क्षमता भी कम हो जाती है। इसी वजह से साइबेरिया में कई इंजनों को लंबे समय तक बंद नहीं किया जाता। जहां संभव हो, इंजन लगातार चलते रहते हैं या विशेष हीटिंग सिस्टम के जरिए गर्म रखे जाते हैं। रेलवे डिपो में इंजन रखने के लिए हीटेड फैसिलिटीज बनाई जाती हैं, ताकि स्टार्टिंग सिस्टम, पाइपलाइन और फ्यूल सिस्टम जमने से बच सकें। ब्रेक सिस्टम भी एक गंभीर चुनौती है। अधिकांश ट्रेनों में कंप्रेस्ड एयर ब्रेक्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब तापमान अत्यधिक गिर जाता है तो मॉइस्चर जमकर एयरलाइंस में आइस बना सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो ब्रेक सही तरीके से काम नहीं करेंगे। इस समस्या को रोकने के लिए एयर सिस्टम में मॉइस्चर रिमूवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। नियमित मेंटेनेंस के दौरान पाइपों और वाल्वों की जांच की जाती है, ताकि उनमें बर्फ बनने की संभावना कम हो। कई बार विशेष एंटी फ्रीज कंपाउंड्स भी उपयोग किए जाते हैं। साइबेरिया में बर्फ सिर्फ जमीन पर नहीं गिरती, वह पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित करती है। रेलवे स्विच, जिन्हें पॉइंट्स भी कहा जाता है, सबसे संवेदनशील हिस्सों में से होते हैं। ये वही स्थान है जहां ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाती है। अगर स्विच के बीच बर्फ जम जाए तो वह ठीक से काम नहीं करेगा और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए रूस के रेलवे नेटवर्क में हजारों स्विच हीटर लगाए गए हैं। ये इलेक्ट्रिक या गैस आधारित सिस्टम लगातार स्विच को गर्म रखते हैं, ताकि उनमें बर्फ जमा ना हो। एक और बड़ी समस्या बर्फीले तूफान है। साइबेरिया में कई बार इतनी भारी बर्फबारी होती है कि कुछ घंटों में ट्रैक पूरी तरह ढक जाते हैं। ऐसे समय विशेष स्नोप्लॉ ट्रेन्स काम पर लगाई जाती हैं। ये सामान्य ट्रेनों जैसी दिख सकती हैं,
लेकिन इनके आगे विशाल ब्लेड लगे होते हैं जो बर्फ को हटाकर रास्ता साफ करते हैं। कुछ रोटरी स्नोप्लॉ ट्रेन्स बर्फ को काट कर कई मीटर दूर फेंक सकती हैं ताकि दोबारा जमा होने का खतरा कम हो। रेलवे कर्मचारियों के लिए यह काम आसान नहीं होता। कई मेंटेनेंस टीम्स को -40 या -50 डिग्री तापमान में बाहर काम करना पड़ता है। ऐसे मौसम में खुली त्वचा कुछ ही मिनटों में फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो सकती है। इसलिए कर्मचारियों के लिए विशेष थर्मल क्लॉथिंग, हीटिंग शेल्टर्स और इमरजेंसी सर्वाइवल इक्विपमेंट उपलब्ध कराया जाता है। कई रिमोट लोकेशंस पर मेंटेनेंस क्रूज को दिनों तक अलग थलग परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। साइबेरिया की रेलवे सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि विशाल आर्थिक गतिविधियों को भी चलाती है। रूस के कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी और खनिज उद्योग का बड़ा हिस्सा रेलवे पर निर्भर करता है। हर साल करोड़ों टन माल इन लाइनों के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचता है। अगर सर्दियों के दौरान रेलवे लंबे समय तक बंद हो जाए तो इसका प्रभाव सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि पूरे रूसी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इतिहास में कई बार मौसम ने रेलवे को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बर्फबारी के कारण ट्रेनें घंटों या दिनों तक फंस चुकी हैं। हालांकि आधुनिक तकनीक और बेहतर फोरकास्टिंग सिस्टम्स ने ऐसी घटनाओं को कम किया है, लेकिन जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। रेलवे कंट्रोल सेंटर लगातार मौसम डेटा, तापमान, हवा की गति और ट्रैक की स्थिति की निगरानी करते रहते हैं ताकि किसी भी समस्या का जल्दी पता लगाया जा सके। आज कई ट्रेनों में एडवांस्ड सेंसर्स लगाए जाते हैं जो पहियों, बैरिंग्स, इंजन और अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों की स्थिति पर नजर रखते हैं। अगर किसी कंपोनेंट का तापमान असामान्य हो जाए या वाइब्रेशन बढ़ जाए तो सिस्टम तुरंत चेतावनी दे सकता है। इससे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस संभव हो जाती है और ब्रेकडाउन की संभावना कम होती है। इतनी बड़ी और दूर दराज रेलवे नेटवर्क में यह टेक्नोलॉजी बहुत अहम साबित हुई है। साइबेरिया की कुछ रेलवे लाइनों को नदियों और झीलों के बेहद कठिन इलाकों से गुजरना पड़ता है। दुनिया की सबसे गहरी झील मानी जाने वाली बैकाल झील के आसपास का क्षेत्र इंजीनियरिंग की दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। यहाँ पहाड़, भूस्खलन, बर्फ और कठिन मौसम एक साथ मौजूद रहते हैं। शुरुआती निर्माण के दौरान हजारों मजदूरों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में काम किया था। कई जगह सुरंगें बनानी पड़ी और चट्टानों को काटकर रास्ते तैयार किए गए। सोवियत यूनियन के दौर में एक और एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसे बाइकाल अमूर मेन लाइन या BAM कहा जाता है। यह ट्रांस साइबेरियन रेलवे के उत्तर में बनाई गई एक वैकल्पिक लाइन थी। इसका निर्माण ऐसे इलाकों से होकर किया गया जहां मौसम और भूगोल दोनों बेहद कठोर थे। इस परियोजना में परमाफ्रॉस्ट, दलदली जमीन, पहाड़ और अत्यधिक ठंड जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा। आज भी इसे दुनिया की सबसे कठिन रेलवे इंजीनियरिंग उपलब्धियों में गिना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि अत्यधिक ठंड कुछ मामलों में फायदे भी देती है। जब जमीन पूरी तरह जम जाती है तो वह कई बार अधिक स्थिर हो जाती है। समस्या तब बढ़ती है जब तापमान बदलने लगता है और पिघलने जमने का चक्र शुरू होता है। यही कारण है कि क्लाइमेट चेंज अब साइबेरियाई रेलवे के लिए नई चिंता बन रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बढ़ते तापमान के कारण परमाफ्रॉस्ट कई क्षेत्रों में कमजोर हो रहा है। इससे ट्रैक की स्थिरता और इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर पड़ सकता है। रूस अब इस समस्या से निपटने के लिए नई मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। सैटेलाइट इमेजरी, ग्राउंड सेंसर्स और थर्मल मेजरमेंट्स के जरिए यह देखा जाता है कि किन क्षेत्रों में जमीन की स्थिति बदल रही है। जहां खतरा अधिक होता है वहां अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट या इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। भविष्य में यह चुनौती शायद ठंड से भी बड़ी साबित हो सकती है। ट्रेनों के अंदर यात्रियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए जाते हैं। लंबी दूरी की रूसी ट्रेनों में मजबूत हीटिंग सिस्टम्स होते हैं जो बाहर -40 या उससे कम तापमान होने पर भी अंदर आरामदायक वातावरण बनाए रखते हैं। पानी की पाइपलाइन, शौचालय और अन्य सुविधाओं को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे जमने ना पाएं। कई यात्रियों के लिए यह अनुभव हैरान करने वाला होता है कि बाहर घातक ठंड है जबकि ट्रेन के अंदर सामान्य जीवन चलता रहता है। रेलवे स्टेशनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। साइबेरिया के कई स्टेशनों पर इमरजेंसी सप्लाईज, बैकअप पावर सिस्टम्स और विशेष रेस्क्यू इक्विपमेंट उपलब्ध रहता है। अगर किसी ट्रेन को तकनीकी समस्या हो जाए या मौसम अचानक खराब हो जाए तो यात्रियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की योजना पहले से तैयार रहती है। इतने बड़े रेलवे नेटवर्क में इमरजेंसी प्लानिंग कई बार लोगों की जान बचा सकती है। जब हम साइबेरिया की रेलवे को देखते हैं तो यह सिर्फ ट्रैक, इंजन और डिब्बों की कहानी नहीं है। यह हजारों इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, वेदर एक्सपर्ट्स, मेंटेनेंस वर्कर्स और ट्रेन क्रूज की टीम वर्क की कहानी है जो दुनिया के सबसे कठिन वातावरणों में से एक में एक विशाल नेटवर्क को लगातार चालू रखते हैं। हर सर्दी उनके सामने नई चुनौतियां लेकर आती है, लेकिन उनके साथ दशकों का एक्सपीरियंस, न्यू टेक्नोलॉजी और मजबूत प्रिपरेशन भी होती है।
यही कारण है कि जब -50 डिग्री की जानलेवा ठंड में साइबेरिया के बर्फीले मैदानों के बीच कोई ट्रेन आगे बढ़ती दिखाई देती है तो वह सिर्फ एक ट्रेन नहीं होती, वह इस बात का सबूत होती है कि मॉडर्न इंजीनियरिंग, ह्यूमन डिटर्मिनेशन और लगातार मेंटेनेंस की मदद से दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में भी रेल सेवा को चालू रखा जा सकता है। रूस की ये ट्रेनें सिर्फ लोगों और सामान को नहीं ढोती, बल्कि लाखों लोगों को बाकी दुनिया से जोड़कर रखती हैं, ऐसे इलाकों में जहां प्रकृति हर सर्दी इंसान की परीक्षा लेती है। दोस्तों, क्या आप कभी ऐसी ट्रेन में सफर करना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।